नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज से हम डेली करंट अफेयर का क्लास करेंगे दोस्तों, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जो वीडियो रहेगा दोस्तों 20 से 25 मिनट का रहेगा, जिसमें हम डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। और ये जो क्लास है दोस्तों डेली यूट्यूब पर 9 बजे स्टार्ट होगा, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ और अपने तैयारी को अच्छी तरह से मजबूत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम हर रोज एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आज हम 15 अक्टूबर से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब जो करंट अफेयर हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। 15 अक्टूबर से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उसको हम हल करेंगे। और ऐसे ही हम डेली बेसिस से करंट अफेयर को लगातार करते चले जाएंगे। और कल जैसे दोस्तों 16 अक्टूबर रहेगा, तो 16 अक्टूबर से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको हम हल करेंगे। और 17 अक्टूबर रहेगा, वैसे ही बढ़ते चले जाएगा दोस्तों। मतलब एक एक दिन का हम जितने भी करंट अफेयर हैं उसको हम कवर करते चले जाएंगे। तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो क्लास रहेगा दोस्तों डेली 9 बजे स्टार्ट होगा, तो जरूर जुड़िएगा। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप मेरे हर वीडियो को देख लिए तो करंट अफेयर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम एग्जाम आने से पहले हम जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको हम हल करते चले जाएंगे। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर जा करके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आप हल कर सकते हैं, मतलब रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के टाइम। तो सभी को डाउनलोड करके रख लीजिएगा दोस्तों, और मेरे वेबसाइट पर तो अपलोड ही रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर और जानते हैं आज इस सेशन में क्या क्या करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों हम पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। देखिए, जो टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गया है? टाटा ट्रस्ट का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो नोएल टाटा को नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। इसको आप याद रख लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये जो करंट अफेयर हैं किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। 8000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है 8000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका नाम है दोस्तों नीमा रिंजी शेरपा। अगला टॉपिक है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायतोड़े लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 इसे सम्मानित किया जाएगा। तो लक्ष्मण श्रेष्ठ को सम्मानित किया जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय सेना ने अपना पहला ओवरहॉल्ड भीष्म टैंक पेश किया है, इसका नाम क्या है? ये याद रख लेना दोस्तों, ओवरहॉल्ड भीष्म टैंक किसके द्वारा किए गए हैं? भारतीय सेना के द्वारा। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? T-90 इसका नाम है। अगला देखते हैं, किस मंत्रालय ने हिज्ब उत तहरीर को गैर कानूनी गतिविधियों मतलब रोकथाम अधिनियम के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो इसका नाम है दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए अस्थायी मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है कैमूर। अगला देखते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 में कब मनाया गया है? 12 अक्टूबर को मनाया गया है दोस्तों, जिसकी 2024 की थीम पक्षियों के लिए कीड़े, जो विश्व प्रवासी दिवस की थीम है दोस्तों प्रवासी के लिए कीड़े। और इसका प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? 12 अक्टूबर को। अगला देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किसे किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ मार्केट प्लेस का CEO किसे नियुक्त किया गया है? एल सत्य श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। अक्टूबर में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 105 नंबर की है। अगला देखते हैं, अक्टूबर में लॉन्च वार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अक्टूबर में लॉन्च वार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका नाम है दोस्तों बॉब वुडवर्ड। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2024 कब मनाया गया है?
तो 5 अक्टूबर को मनाया गया है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। और इसकी थीम है दोस्तों राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पर संकल्प ले। इसका थीम क्या है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पर संकल्प ले, गंगा और डॉल्फिन को बचाने का। तो ये इसका थीम है। अगला देखते हैं, किसके द्वारा सिक्किम में गंगटोक में बहुलक्ष्य उपकरण अग्निशस्त्र को लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा सिक्किम में गंगटोक में बहुलक्ष्य उपकरण अग्निशस्त्र को लॉन्च किया गया है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, हम पहले प्रश्न की ओर आ गए हैं। देखिए 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2024 के जो अर्थशास्त्र हैं दोस्तों उसमें नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? डेरान एशमोग्लू, साइमन जॉनसन या फिर जेम्स ए रॉबिन्सन या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे याद रख लेना है। अगला देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तीनों प्राप्तकर्ता किस देश से, मतलब ये जो व्यक्ति हैं दोस्तों ये कौन कौन देश से हैं? देखिए डोरोन एशमोग्लू तुर्की अमेरिका अर्थशास्त्री हैं, साइमन जॉनसन ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और जेम्स ए रॉबिन्सन दोस्तों ये ब्रिटेन से हैं। ये तीनों कहाँ से हैं आप देख सकते हैं, तुर्की, ब्रिटेन और ब्रिटेन से। क्यों दिया गया है? डोरोन एशमोग्लू ने अपने शोध कार्य में राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं को प्रभाव को समझने का प्रयास किया है। उनका काम यह दर्शाता है कि कैसे संस्थाएं विकास और समृद्धि को प्रभावित करती हैं। उनके अलावा साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वान हैं, जिन्होंने वैश्विक अर्थशास्त्र की जटिलता को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी कारण इसे दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, 2024 के सभी नोबेल पुरस्कार। देखिए 2024 में किसे किसे नोबेल पुरस्कार मिला गया है दोस्तों उसको हम बात कर लेते हैं। देखिए चिकित्सा 2024 में विक्टर एम्ब्रो और गैरी रूकन जो अमेरिका से हैं, और भौतिक 2024 में दोस्तों मतलब भौतिक के लिए जॉन जे हॉफीफील्ड जो अमेरिका से हैं और जेफरी ई हिंटन जो ब्रिटेन से हैं दोस्तों। और अगला रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हवाबिस और जॉन एम जम्पर जो अमेरिका से हैं। और शांति के क्षेत्र में दोस्तों जापानी संगठन निहो हिडानिक्यो। और साहित्य के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया लेखिका हान कॉन्ग। इनको 2024 से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र में? चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति और साहित्य क्षेत्र में इन सभी व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। किससे? नोबेल पुरस्कार से। कब किया गया दोस्तों? 2024 में। अगला पॉइंट देखते हैं, नोबेल पुरस्कार के स्टैटिक देखते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार से स्टैटिक जीके को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? तो इसका नाम है दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल, जो स्वीडन से हैं। इन्होंने दोस्तों डायनामाइट की खोज किया गया था। किसने किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया गया था। इसी की याद में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है इसको मैं पिछले टॉपिक में बताया था दोस्तों। देखिए ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र और साहित्य। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें हम 5 को कवर किए थे दोस्तों। इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? 10 दिसंबर 1901 को दिए गए थे पहली बार नोबेल पुरस्कार। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? ये महिला है दोस्तों ना, पुरुष नहीं है। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? मैरी क्यूरी को मिला था। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था दोस्तों, जो प्रथम भारतीय थे। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो इसका नाम है दोस्तों लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को 2 अलग अलग क्षेत्रों में सम्मानित किए गए थे नोबेल पुरस्कार से। अगला देखते हैं, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये विल्हेम कॉनराड रॉन्टन थे। अगला देखते हैं, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रुडयार्ड किपलिंग। अगला देखते हैं,
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? तो मलाला यूसुफजाई। अगला देखते हैं, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो 6 व्यक्ति को दिया जा सकता है अधिकतम। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगला देखते हैं, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका नाम है दोस्तों मदर टेरेसा। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी, मतलब 2 व्यक्ति को सम्मानित किया गया था। एक अमर्त्य सेन जो 1998 में और एक अभिजीत बनर्जी जो 2019 में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है? किस राज्य ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है? नागालैंड, उड़ीसा, असम, सिक्किम। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, उड़ीसा। उड़ीसा जो है माओवादी प्रभावित क्षेत्र के लिए ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है दोस्तों, उड़ीसा। अब थोड़ा हम उड़ीसा के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक को जान लेते हैं। उड़ीसा राज्य सरकार ने ग्रामोदय नामक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में कल्याणकारी कार्यक्रमों का 100% लाभ लोगों तक पहुंचाना है। और इस पहल के तहत राज्य के 10 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के 583 गांवों को शामिल किया गया है दोस्तों, इसको याद रख लेना है। इस योजना के तहत स्वच्छ शिक्षा, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की शुरुआत की जाएगी। अब और कुछ देख लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर, जिसमें मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और राज्यपाल रघुबर दास, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में किया गया था। जिसमें कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं दोस्तों? धनु यात्रा, बाली तृतीया, नवकलेवर, नुआखाई, राजा पर्व उत्सव, कोणार्क महोत्सव, नवकलेबरा उत्सव, कलिंग महोत्सव। और इसका लोक नृत्य है दलखाई, रंगाबाती, रड़पा, ओडिसी नृत्य, घुमरा। देखिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा क्योंकि हर परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ उसको आप जरूर याद रख लीजिएगा। अगला देखते हैं, उड़ीसा राज्य की प्रमुख योजना। उड़ीसा राज्य में कौन कौन सी योजना है उसको हम देखते हैं। सुभद्रा योजना 17 सितंबर 2024 को स्टार्ट किया गया था और उड़ीसा रोजगार योजना 1 जुलाई 2024 को किया गया था। सीएम किसान योजना 21 दिसंबर 2018। उड़ीसा खाद्य सुरक्षा योजना कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2018। और बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना 15 अगस्त 2018 को शुरू किया गया था। उत्थान योजना 18 जून 2018 को शुरू किया गया था। उत्कर्ष योजना 18 जून 2018 को चालू किया गया था। अनमोल योजना कब किया गया था दोस्तों? 1 जनवरी 2018 को। और महाप्राण योजना 31 मई 2018 को शुरू किया गया था। खुशी योजना 26 फरवरी 2018। और मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना कब किया गया था? 17 जनवरी 2018 को किया गया था। और उड़ीसा निदान योजना 1 जनवरी 2018 को किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन इसमें हमारा 11 से 12 क्वेश्चन है, लेकिन उससे रिलेटेड मैं आपके हर क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। मतलब आप मान लीजिएगा इस वीडियो में आपको लगभग 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर 2024 में किस कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? अक्टूबर 2024 में किस कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तेल और प्राकृतिक गैस निगम, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मतलब HAL। इसको 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। किसे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वीं महारत्न CPAC कंपनी के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है और यह सम्मान HAL के बढ़ते कद और इसकी प्रभावशाली वित्तीय परफॉर्मेंस का प्रतीक है। इसी के साथ भारत के वर्तमान महारत्न कंपनी की कुल संख्या 14 हो गई है। मतलब जो HAL कंपनी है दोस्तों, जिससे मिलाकर भारत में कुल 14 महारत्न कंपनी में शामिल हो गई हैं। अगला देखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में किया गया था, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसके अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर DK सुनील हैं। देखिए दोस्तों, तो हम भारत में महारत्न कंपनियों की लिस्ट देख लेते हैं। कितने महारत्न लिस्ट हैं? 14। तो 14 को 14 हम इस लिस्ट में देख लेते हैं कौन कौन से कंपनी भारत रत्न कंपनी में शामिल है। देखिए दोस्तों, पहला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मतलब भेल, और दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और तीसरा है कोयला इंडियन लिमिटेड, और चौथा है CAIL इंडिया लिमिटेड, पांचवा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, छठवां है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सातवां है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, और आठवां है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नौवां है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, अगला 10वां है दोस्तों पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 11वां है इस्पात प्राधिकरण ऑफ इंडिया लिमिटेड, 12वां है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, और 13 है ऑयल इंडिया लिमिटेड, और 14 है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि हाल ही में इसे ऐड किया गया है भारत रत्न कंपनी के लिस्ट में। ये हमारा 14 कंपनी है दोस्तों, जिसे भारत रत्न कंपनी में ऐड किया गया है। अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, भारत में गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजिलॉकर और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के मध्य समझौता हुआ है? भारत में गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिलॉकर और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के मध्य समझौता हुआ है? डिजिलॉकर और किसके साथ समझौता किए गए हैं दोस्तों? उमंग, सक्षम, विधाता या डिगूडॉक्स? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उमंग ऐप के साथ डिजिलॉकर को समझौता किया गया है। अगला देखते हैं, इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने उमंग ऐप को भारत के डिजिटल वॉलेट डिजिलॉकर के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला का लाभ तक निर्बाध गति से नागरिकों तक पहुंचाना है। इसका मतलब यह है कि उपयोगकर्ता उमंग ऐप पर जाकर डिजिलॉकर की सेवाओं का भी उपयोग कर सकता है। इससे लोग एक ही ऐप के माध्यम से अपनी डिजिटल डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बहुत सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हैं, इन सभी चीज का सर्विस तक पहुंचने के लिए आसानी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं। डिजिलॉकर इंडियन गवर्नमेंट की एक डिजिटल सर्विस है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में सुरक्षित और सुलभ बनाना है, ताकि लोगों को फिजिकल कॉपी साथ रखने की आवश्यकता न हो। आपको पता होगा दोस्तों डिजिलॉकर क्या है। उसमें हम जितने भी गवर्नमेंट आईडी हैं जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, मार्कशीट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, उसको हम फिजिकल फॉर्म में नहीं रखते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, जिसमें हम अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं और कहीं भी जरूरत पड़ने पर उसको हम फिजिकल फॉर्म में प्रिंट कराकर दे सकते हैं। और उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू फेज गवर्नमेंट, जो भारत सरकार की एक डिजिटल सेवा है दोस्तों, इसके लिए एक सुपर ऐप है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। जो उमंग ऐप है दोस्तों, उसको 2017 में लॉन्च किया गया था, और जो डिजिलॉकर है उसको 2015 में लॉन्च किया गया है। लेकिन अब दोस्तों इन दोनों को समझौते करके एक ही में कॉम्बिनेशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। द्वितीय सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण हाइब्रिड मोड में कहाँ आयोजित किया जाएगा? द्वितीय सेना कमांडो के सम्मेलन में पहला चरण हाइब्रिड मोड कहाँ आयोजित किया जाएगा? गंगटोक, गुवाहाटी, पणजी या फिर नई दिल्ली? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगटोक मतलब सिक्किम में आयोजित किया जाएगा। देखिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 2024 के लिए द्वितीय सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण सिक्किम के गंगटोक हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। मतलब 2024 में दोस्तों जो सिक्किम के गंगटोक में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा और यह वरिष्ठ कमांडरों के लिए वर्तमान परिचालन तैयारियों की समीक्षा करने का महत्वपूर्ण रणनीतियों पर विचार विमर्श करने और भविष्य के निर्देशों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। अगला देखते हैं। सेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा चरण 28 और 29 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रख लेना है। कब किया जाएगा? दूसरा चरण 28 और 29 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला देखते हैं। सम्मेलन के दौरान विभिन्न बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठकों के कल्याणकारी उपाय और योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ किया गया था दोस्तों? वियंतियाने, लाओस। और तीसरा इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ किया गया था? कैलिफोर्निया। और भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में किया गया था। और हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में कब किया गया था दोस्तों? नई दिल्ली में। और 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ किया गया था? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला देखते हैं। बान जलवायु सम्मेलन 2024 में कहाँ किया गया था? बान जो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है दोस्तों, जिसे ब्रुसेल्स में किया गया था। ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। अगला देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 में कहाँ आयोजन किया गया था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जो कि 77वां संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 कहाँ में किया गया था? जिनेवा में किया गया था, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो कि 112वां संस्करण है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ किया गया था? रॉटरडैम, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया था? यूएसए। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था दोस्तों? 2024 में इटली, जो कि 50वां संस्करण का सम्मेलन है। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? 2024 में अस्ताना, जो कि कजाकिस्तान में स्थित है, जो कि 42वां संस्करण का सम्मेलन है। 24वां संस्करण का सम्मेलन है। अगला देखते हैं। विश्व जल मंच 2024 कहाँ किया गया था? बाली, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, जो कि 10वां संस्करण का सम्मेलन है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया था? वाशिंगटन में। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन 2024 में कहाँ किया गया था? अबू धाबी में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुमेन्स T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? वुमेन्स T20 फर्स्ट क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना या फिर गुरप्रीत कौर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शेफाली वर्मा, जो कि T20 क्रिकेट में 2000 रन से अधिक रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी हैं। कौन? शेफाली वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। शेफाली वर्मा T20 फर्स्ट में 2000 रन बनाने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेट बन गई हैं, मतलब क्रिकेटर बन गई हैं। शेफाली वर्मा ने 20 साल और 255 दिन की उम्र में यह कारनामा किया है, मतलब लगभग 21 साल। यह रिकॉर्ड पहले आयरलैंड की गैबी लुइस के नाम था, और ये जो रिकॉर्ड है दोस्तों सबसे पहले आयरलैंड के गैबी लुइस के नाम था। उन्होंने T20 इंटरनेशनल में 2000 रन 23 साल और 35 दिन की उम्र में पूरे किए थे। कौन किए थे? जो पहले थे दोस्तों गैबी लुइस ने, जो इंटरनेशनल T20 क्रिकेट है दोस्तों उसमें 2000 रन पूरे किए गए थे, और वो उस समय कितनी उम्र की थी? 23 साल 35 दिन की थी। और अभी जो है दोस्तों वो 21 साल की हैं, लगभग मतलब 20 साल 255 दिन की। अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? 12 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 13 अक्टूबर को मनाया गया है। हर साल 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। मतलब हर साल दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण है उसका दिवस
कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया भर के लोग किस तरह आपदाओं के जोखिम को कम कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ही इसी के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए दोस्तों आपदा जोखिम दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 का विषय क्या है? यह एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए इस दिवस का विषय है। अगला पॉइंट देखते हैं, 8वां क्वेश्चन, किस देश ने जमीन की कमी के कारण 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ को बंद किया? किस देश ने जमीन के कमी के कारण 181 वर्ष पुरानी जो घुड़दौड़ है दोस्तों उसको बंद किया गया है? सिंगापुर, भारत, नॉर्वे या फिर यूक्रेन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जमीन की कमी से जूझ रहे सिंगापुर ने अक्टूबर 2024 में घुड़दौड़ की 182 साल पुराने ब्रिटिश युग की परंपरा को अलविदा कह दिया गया है। किस कारण? जमीन के कमी के कारण। और कराची के प्रतिष्ठित सिंगापुर टर्फ क्लब रेसकोर्स ने आवास और अन्य विकास परियोजनाओं को जगह देने के लिए अपने दस्तावेजों हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्ट्रेटस टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एसटीसी को बंद होने के पहले आखिरी दौड़ के लिए हजारों घुड़दौड़ के शौकीन सिंगापुर टर्फ क्लब रेसकर पहुंचे थे। और सिंगापुर की राजधानी है दोस्तों सिंगापुर नगर और इसकी मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2024 में जातीय सर्वेक्षण शुरू करने वाले तीसरा राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सभी समुदायों के बीच लक्षित और समान संसाधन वितरण करने का है। तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सभी समुदायों के बीच लक्षित और समान संसाधन वितरण करना है। राज्य के मुख्य सचिव शांति कुमारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सर्वेक्षण घर घर जाकर किया जाएगा। सर्वेक्षण 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और योजना विभाग को सर्वेक्षण के लिए नोडल विभाग नामित किया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद दोस्तों तेलंगाना जो राज्य है वो जाति आधारित जनगणना के आधार पर तीसरा राज्य बन गया है। देखिए दोस्तों तेलंगाना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जिसका मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी और राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा है। और स्थापना 2 जून 2014 में किया गया था। 2 जून 2014 में इसकी स्थापना किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान जो कि तेलंगाना में उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? जापान, भारत, चीन या नेपाल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भारत। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाले संगठन के वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं में भारतीय आपूर्तिकर्ता तीसरे स्थान पर हैं। भारत की कंपनियों ने यूनिसेफ को इसके विश्वसनीय संचालन के लिए 6 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं दी हैं। विश्व स्तर पर बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस योगदान में दवाएं, टीके और पोषण आपूर्ति भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुआ था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जिसका मुख्यालय
जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थापित है, जिसके अध्यक्ष कैथरीन रसेल हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 सदी में सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन किस देश से टकराया था? जो 2024 में दोस्तों जो सबसे खतरनाक तूफान आया था उसका नाम है मिल्टन। देखिए दोस्तों, इसको याद रख लेना है। खतरनाक जो तूफान आया था इसका नाम है मिल्टन, और ये किस देश से टकराया था? चीन, जापान, भारत या अमेरिका? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से टकराया था। अमेरिका से टकराया था। हरिकेन मिल्टन अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के सिएस्टा की शहर के तट से टकराया था। कहाँ टकराया था? सिएस्टा की शहर से टकराया था। इससे फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग ने पिछले साल 1000 साल की सबसे ज्यादा बारिश हो गई। मिल्टन फ्लोरिडा के टकराने वाला साल का तीसरा तूफान है और सिएस्टा की समुद्री तट से टकराने से पहले ये कैटेगरी 5 का तूफान था। टकराते वक्त ये कैटेगरी 3 का हो गया और अब इसे कैटेगरी 2 का तूफान घोषित कर दिया गया है। किसे? हरिकेन मिल्टन को। हरिकेन की वजह से फ्लोरिडा की कई शहरों में 193 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN के मुताबिक फ्लोरिडा में लगभग 10 लाख लोगों के घरों में बिजली नहीं है। ये कुछ टॉपिक हैं, इसको याद रख लेना है। देखिए कुछ स्टैटिक जगह देख लेते हैं। चक्रवात क्या है? चक्रवात हवा का एक बड़ा द्रव्यमान है जो कम वायुमंडलीय दबाव के मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है। यह वायुमंडलीय गड़बड़ी के कारण होता है जो समुद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र में बनता है। चक्रवात को जापान और फिलीपींस में क्या कहा जाता है? तो इसे टाइफून कहा जाता है जापान में। चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आंख कहा जाता है। भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी पे उत्पन्न होती हैं। वे कौन सी अवस्थाएं हैं जिनके चक्रवात बन सकता है? निम्न दाब का निकाय जिसके चारों ओर उच्च वेग की पवनें परिक्रमा करती हैं, इसके कारण चक्रवात अवस्थाएं बन सकती हैं। 3 सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है जिसे टाइफून कहते हैं? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तापमान और वायु दाब के अंतर के कारण होने वाले तूफान को क्या कहा जाता है? तो इसे चक्रवात कहा जाता है। चक्रवातों की सही दिशा क्या होती है? दक्षिण गोलार्ध में पवन की दिशा दक्षिणावर्त और उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होती हैं। अगला देखते हैं। भारत के कौन से क्षेत्र में चक्रवात सर्वाधिक संख्या में होते हैं? तो ये पूर्वी घाट में होते हैं। मई के माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारक क्या है? स्थानीय तापमान भिन्नता। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व मानक दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व मानक दिवस 2024 कब मनाया गया है? 12 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 14 अक्टूबर को मनाया गया है। देखिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सदस्यों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर के उन कई विशेषज्ञों के प्रति आभार प्रकट करना है जिन्होंने शैक्षिक तकनीक मापदंड विकसित किए गए हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में जारी किया जाता है। 2024 की थीम के एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण बदलती जलवायु के लिए मानक है। अब देखिए दोस्तों, हम जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम हल किए हैं और कल की क्लास में हम नए क्वेश्चन के लेकर हाजिर होंगे दोस्तों। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो हमें जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम दोस्तों आपके लिए एक टेस्ट लेकर आए हैं, 2 क्वेश्चन का रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, वुमेन T21 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? बताइए दोस्तों। सैफ अली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना या फिर गुरप्रीत सिंह? और अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 सदी में सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन किस देश से टकराया था? चीन, जापान, भारत, अमेरिका?
तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली आपको करंट अफेयर के बारे में पता चलता रहे और आपका जो करंट अफेयर का तैयारी है दोस्तों अच्छी तरह से हो सके। देखिए दोस्तों, शुरू से आप करंट अफेयर को पढ़ते चले जाएंगे ना तो एग्जाम के टाइम आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा दोस्तों। और उस समय बस आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, मैं पीडीएफ जो दूंगा उसको एक बार जरूर देख लेना है दोस्तों। आपका जो करंट अफेयर का तैयारी है 100% हो जाएगा। हम सभी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है दोस्तों डेली हम कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।